हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआईआर नेट ग्रुप थ्योरी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे हम। फरवरी 2022 से लेकर आपका जो जून 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का कंप्लीट एंड डिटेल सोल्यूशन होगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम स्टार्ट करते हैं। हम जून 2024 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड। ये हमें क्वेश्चन ग्रुप गिवन है। इसका मीनिंग है जेड 150 एंड इसका मीनिंग है जेड 90। तो हमें बताना था कि जेड 150 से जेड 90 पर कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमारे पॉसिबल होंगे। तो हमारा अगर एफ हमारा जेड एन से जेड एम है, सो नंबर ऑफ ग्रुप homomorphism is equals to GCD of NM। इनका GCD निकालना है तो यहाँ पर GCD ऑफ 150 एंड 90, इसका GCD हमारा 30 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें 30 गिवन है तो इसका हो जाएगा करेक्ट कि जब भी आपको Z 150 से Z 90 पर होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है तो टोटल आप 30 होमोमॉर्फिज्म आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following numbers are the order of some elements in this symmetric group S5? हमें एक symmetric group S5 given है और हमें बोला गया कि आप इसमें किन किन पॉसिबल ऑर्डर के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें S5 ये जो 5 है इसका पार्टीशन करना है। तो 5 का पार्टीशन कैसे हो सकता है? 1+1+1+1, 1+1+1+2, 1+1+3, 1+4, 5 एंड 1+2+2 और 2+3। ये आपका पॉसिबल पार्टीशन आया। तो जो भी आपकी ये साइकिल्स जिस भी लेंथ की पॉसिबल है उनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम 1, इसका एलसीएम 2, इसका एलसीएम 3, इसका एलसीएम 4, ये हमारा 5, इसका एलसीएम 2, इसका एलसीएम 6। तो जो भी ये वैल्यूज आई हैं इसका मीनिंग है कि इन इन ऑर्डर्स के एलिमेंट आपको मिलेंगे। इन इन ऑर्डर्स के आपको एलिमेंट मिलेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन में हमारे कौन कौन से गिवन है। फर्स्ट कहता है 3, तो ये हमारा करेक्ट है, यहां पर आया है। 4, 4 ये भी हमारा करेक्ट होगा। इसका मीनिंग है कि ए बी सी डी ई इस लेंथ की जो साइकिल होगी ना, इस टाइप की जो आपको परम्यूटेशन मिलेगी उसका ऑर्डर हमारा 4 होगा। 5 ये भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, तो इसमें हमारे चारों ऑप्शंस हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जून 20 सॉरी दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 क्या है हमारा क्वेश्चन। लेट जी बी अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हमें एक जी गिवन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 2x2 की इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कलेक्शन है। जो एंट्रीज है वो आपकी Z9 से आ रही हैं। ए क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। अब देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि GL ZP टाइप से, बट यहाँ पर क्या है Z9 यहाँ पर जो ये 9 है ये आपका प्राइम नहीं है। तो हम क्या करें, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। सो डिफाइन अ मैप। एक मैपिंग अगर हम डिफाइन करें, लेट F is a mapping from GL to Z9 से GL टू Z3। ये हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली। अब अगर ये हमारे पास मैपिंग है तो हमें क्या करना है, इन सभी एंट्रीज को जो भी इसमें मैट्रिसेस आएंगी उनको हमें ऐसी मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है जिसकी जो एंट्रीज है वो Z3 से आए। तो हम क्या कर सकते हैं, F ऑफ AIJ जो भी मैट्रिक्स की एंट्री है उनको हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा AIJ मोड 3। तो इस टाइप से हमने मैपिंग डिफाइन कर दी। अब आपके पास यहाँ पर कोई भी एंट्री है, अब Z3 से एंट्रीज आ रही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 1 एंड 2, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये जो F है ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है।
एफ अगर टू होमोमोर्फिज्म है तो हमें एफ टी एच क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म हमें बोलती है कि जी बाय कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज ऑफ एफ विच इज सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन। यही है हमारा। अब जबकि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो रेंज और कोडोमेन हमारी सेम हो जाएगी। तो जी की वैल्यू यहां पर क्या गिवन है? जी एल 2Z9 बाय कर्नल, कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू GL2Z3। अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है इसका ऑर्डर। सो यहां से ऑर्डर ऑफ GL2Z9 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ GL2Z3 क्रॉस ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ। ये हो जाएगा। अब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमें इसका ऑर्डर तो हमें पता है, हमारा मेन मोटिव है कर्नल का ऑर्डर फाइंड करना, कि हम कर्नल का ऑर्डर कैसे फाइंड करें। कर्नल का मीनिंग क्या होता है? कर्नल एफ का मीनिंग है कि आप उन सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लो जिनकी इमेज आपका आइडेंटिटी बनता है। यही है। अब देखिए, मतलब यहाँ पर आपकी कोई ABCD टाइप की एक मैट्रिक्स है, आपने इसको इस तरीके से मैप करना है कि जो आपकी इमेज बने ना वो 1001 बन जाए। ठीक है। अब देखिए, आपके पास Z9 है, ये जो ABCD है ये कहां से आ रही है? आपकी Z9 से आ रही है। Z9 में क्या चॉइस है? 0 1 2 3 अप टू 8 तक। हमें जब इस एंट्री को A को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 1 आना चाहिए। सिमिलरली D को, तो A और D के पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं कि जब हम इनको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाए? एक तो 1 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। इनके पास टोटल है 3 चॉइसेस। ठीक है। अब बी एंड डी को देखो, सॉरी बी एंड सी। बी और सी हमारी ऐसी एंट्रीज है Z9 से जिनको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है। इसका मतलब एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होने वाली है, मतलब 3 6 एंड 9। इनके पास भी तीन तीन चॉइसेस आ गई। टोटल 4 एंट्रीज हैं, हर किसी के पास 3 चॉइस हैं। तो कर्नल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 raised to the power 4। कर्नल का ऑर्डर आ चुका है आपके पास। इसका ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है, तो ऑर्डर ऑफ GL2Z9 आ जाएगा। सो GL2Z3 इसका ऑर्डर क्या होता है हमारा? ऑर्डर ऑफ, अब लिखते हैं GL2Z9 इज इक्वल टू 3² - 1, 3² - 3, ये तो हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ GL2Z3। कर्नल का ऑर्डर है 3 raised to the power 4। तो इसका ऑर्डर किससे डिनोट किया गया? A इज इक्वल्स टू 3² - 1 इज 8, 3² - 3 इज 6, इज 3 × 3 raised to the power 4। अब हमें देखना है कि किस किस से डिवाइड होता है। अगर इसको लिखा जाए तो ये है 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 5। अब आप ये देखिए कि जो 48 है वो भी हमें आ रहा ए को डिवाइड करता है। तो ऑप्शन देखते हैं आप। ए इज, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए इज डिविजिबल बाय 3 raised to the power 4। तो ये हमारा करेक्ट है। ए इज डिविजिबल बाय, ए की वैल्यू क्या आई है? 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 5। इससे डिविजिबल है 3 raised to the power 4 से, ठीक है। 2 raised to the power 4 से भी डिविजिबल है। ए इज नॉट डिविजिबल बाय 48, जबकि ए जो है वो हमारा 48 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन कहता है ए इज डिविजिबल बाय 3 raised to the power 6, ये हमारा हो गया इनकरेक्ट कि ए आपका 3 raised to the power 5 से डिवाइड हो रहा है बट 3 raised to the power 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्या कहता है कि आपको एक जी दे दिया, ये कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है, मतलब जो ऑलवेज होल्ड करेगी। फर्स्ट क्या कहता है कि जी इज यूनियन ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। जी अपने यूनियन का प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तो क्या करें? इसके लिए हम कोई भी काउंटर ले लेते हैं। काउंटर ले लिया, मान लिया हमने Z6 ले लिया। ठीक है, Z6 में एंट्रीज है 0 1
2, 3, 4 एंड 5। इसके जो जनरेटर्स हैं वो क्या है? 1 एंड 5। मतलब 1 से जनरेट होने वाला, 5 से जनरेट होने वाला और Z6, ये तीनों ही इक्विवेलेंट है आपस में, ये तीनों हमारे सेम होंगे। तो अब इसके जो प्रॉपर आएंगे वो हमारे क्या क्या आएंगे? और 4, अब इसका प्रॉपर देखो, ग्रुप जनरेटेड बाय 0, ये अकेला 0 आएगा। ग्रुप जनरेटेड बाय 2, 2 में क्या आएगा? 2 एंड 4, एंड ग्रुप जनरेटेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये साथ में 0 भी लेगा एंड ये भी 0 लेगा। ठीक है। अब देखो, क्या ये जो Z6 है वो आपका इक्विवेलेंट आ रहा है यूनियन ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय 0, ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड यूनियन ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय 3। यहाँ पर हमारा 0 आ गया, यहाँ पर 2 एंड 4 आए, यहाँ 3 और 0 आया। किसी ने भी 1 एंड 5 को इंक्लूड नहीं किया, तो ये इसके इक्वल नहीं है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब Z6 इज नॉट रिटन एज यूनियन ऑफ इट्स प्रॉपर सबग्रुप। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमसे नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, G is union of proper subgroup if the cardinality of G has at least two distinct prime divisor। Z6 क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 6, 2 into 3, इसके पास दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स हैं, उसके बाद भी इसको यूनियन में नहीं लिखा गया। दैट्स वाई सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड क्या कहता है, इफ G इज एबिलियन देन G इज यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप। अगर G एबिलियन है तो वो यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप्स में लिखा जाएगा। Z6 इज एबिलियन, Z6 आपका एबिलियन है, बट इसको तो नहीं लिखा जा रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ क्या कहता है, G इज यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ G इज नॉट साइक्लिक। अगर G साइक्लिक नहीं है तभी आप उसको यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप्स में लिख सकते हैं, और अगर आप G को यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप्स में आपने लिख दिया तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो आपका नॉन साइक्लिक होगा। अब देखिए जरा, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट G is union of proper subgroups, proper subgroups। हमने मान लिया कि G यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप है, एंड लेट इफ पॉसिबल, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, लेट इफ पॉसिबल G इज साइक्लिक। हमने मान लिया कि G जो है वो प्रॉपर सबग्रुप्स का यूनियन भी लिखा जा रहा है, और हमने उसको साइक्लिक भी कंसीडर कर लिया। अब सिंपल सी बात है, अगर साइक्लिक है तो किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। G is generated by, we can say there exists element A belongs to G such that G can be written as group generated by A। अब हम ये भी कह रहे हैं कि G is a union of proper subgroup, मतलब G1 यूनियन G2 यूनियन ऑफ Gk। ठीक है, जहां पर जो ये GIs हैं ये प्रॉपर सबग्रुप्स है G के। अब आप देखिए, अगर इन सब का जो यूनियन है, इन सब का यूनियन आपका इसके इक्वल है, तो यहां से ये पता तो चल रहा है कि G belongs to GI for some I, for some I lies between 1 to K। 1 से K के बीच में कोई ना कोई एक आई तो ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए GI में A बिलोंग कर जाएगा। अब अगर GI में A बिलोंग किया है तो कंप्लीट ग्रुप जनरेटेड बाय A वो हमारा GI में बिलोंग करेगा। अब अगर ये बिलोंग कर गया तो ये क्या है एक्चुअल में? G इज सबसेट ऑफ GI फॉर सम I। हमने कहा कि जो GI है वो प्रॉपर सबग्रुप है G का, यहां पर हम कह रहे हैं कि G इज कंटेन्ड, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन किस पर आई? जो हमने अज्यूम किया, हमने अज्यूम क्या किया? G इज साइक्लिक, इट मींस G इज नॉट साइक्लिक। G हमारा साइक्लिक नहीं है। हमारा वन वे तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्या कहता है कि अगर G साइक्लिक नहीं है तो आप उसको यूनियन में लिख पाएंगे। सो देखते हैं, लेट G इज नॉट साइक्लिक। मान लिया कि G साइक्लिक नहीं है,
और हमें ये भी गिवन है कि वो एक फाइनाइट है, तो हमने कह दिया कि उसका ऑर्डर n है। ठीक है, अब देखिए अगर G हमारा साइक्लिक नहीं है तो मैं टोटल n एंट्रीज गिवन है तो हमने कंसीडर कर लिया G1 G2 Gn-1। सिंपल सी बात है। अब आपको ये पता है कि ये कोई मैंने एलिमेंट जी आई उठाया, एनी एलिमेंट जी आई। अब जी आई एलिमेंट हमारा जी में बिलोंग करता है, जी एक ग्रुप है, तो ऑब्वियस है कि जी आई से जनरेट होने वाला जो भी ग्रुप होगा या फिर वी कैन से सब ग्रुप होगा वो हमारा जी में कंटेंट होगा। तो ग्रुप जनरेटेड बाय G1 is a subgroup of G, G2 is subgroup of G and group generated by Gn-1 ये भी हमारा G का सबग्रुप बनेगा। और जी साइक्लिक नहीं है तो ये जितने भी सब ग्रुप्स होंगे सारे के सारे हमारे प्रॉपर होंगे। तो जो ये जी आता है उसको हम लिख सकते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय G1, ग्रुप जनरेटेड बाय G2, ग्रुप जनरेटेड बाय Gn-1, इस तरीके से लिख दिया। अगर इस तरीके से लिख दिया तो क्या आया, इफ G इज नॉट साइक्लिक implies G is union of proper subgroup। तो हमने इस स्टेटमेंट को दोनों तरीके से प्रूफ कर लिया। सो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कि G इज यूनियन ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ G इज नॉट साइक्लिक। G का साइक्लिक, G हमारा साइक्लिक नहीं होना चाहिए। Z6 जो हमने काउंटर लिया था वो हमारा साइक्लिक था, जिसकी वजह से तीनों ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो देखते हैं इसको। लेट G1 एंड G2 बी फाइनाइट ग्रुप्स, दो फाइनाइट ग्रुप्स हैं, सच दैट देयर ऑर्डर्स G1 एंड G2 आर कोप्राइम, दोनों कोप्राइम है। then any homomorphism from G1 to G2 is trivial। मतलब कि आपका कोई G1 और G2 दो ग्रुप्स हैं और दोनों का जो ऑर्डर है वो कोप्राइम टू ईच अदर है, तो हमें बताना है कि उनके बीच में ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ही पॉसिबल है और कोई होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट की हेल्प से इसको करते हैं। फर्स्ट क्या है, हमने मान लिया कि F एक होमोमॉर्फिज्म है G1 से G2। क्या गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, जीसीडी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ G1 एंड कार्डिनलिटी ऑफ G2 इज 1। इनके ऑर्डर्स का जो जीसीडी है वो आपको 1 गिवन है। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि कोई एक्स एलिमेंट लिया उसको ए पे मैप करवा दिया। अब जो ये ए एलिमेंट है वो हमारा कहाँ बिलोंग करता है, G2 में। इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G2। अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एलिमेंट जहां पर मैप होता है इस एलिमेंट का ऑर्डर हमारा एक्स के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एक्स। अब जो ये एक्स एलिमेंट है वो तो हमारा G1 में है, एक्स एलिमेंट G1 में है। ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ G1। तो यहां से क्या पता चला, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G1। ए एलिमेंट का ऑर्डर G1 को भी डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ G2 को भी डिवाइड करता है, मतलब इन दोनों की जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी ऑफ देयर ऑर्डर्स, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2, इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। अब जीसीडी इनका 1 है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए 1 को डिवाइड करता है, तो क्या आया, ऑर्डर ऑफ ए इज 1। ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 है तो वो हमारा आइडेंटिटी होता है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिटी। सब एलिमेंट को आइडेंटिटी पर मैप कर दिया, मतलब ट्रिवियल मैप है। ट्रिवियल मैप है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्या कहता है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एफ from G to G be a group homomorphism such that f of x is more than half of the elements of G, then fx is equals to x। क्या कहना चाह रहा है कि आपका G कोई फाइनाइट ग्रुप है और f एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दे, अगर वो होमोमॉर्फिज्म हाफ से ज्यादा एलिमेंट को फिक्स कर देता है, मतलब सेल्फ मैप कर देता है, तो वो जो मैप होगा वो और कोई नहीं, वो आइडेंटिटी मैप ही होगा। तो इसको देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, बी।
let let x is the collection of x belongs to g such that f of x equals to x। मतलब हमने उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लिया जिनको f ने सेल्फ मैप किया, और हम ये बोल रहा है कि उन एलिमेंट्स की जो कार्डिनैलिटी है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के हाफ से ज्यादा या उसके इक्वल है। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो f है वो आइडेंटिटी मैप नहीं है। अगर f आइडेंटिटी मैप नहीं है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ y इज नॉट इक्वल टू y। सिंपल सी यही बात हुई कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जिसकी जो इमेज है वो आपकी सेल्फ मतलब एलिमेंट सेल्फ मैप नहीं हो रहा। अब अगर y एलिमेंट सेल्फ मैप नहीं हो रहा है तो y इनवर्स भी सेल्फ मैप नहीं होगा, ये भी सेल्फ मैप नहीं होगा। अब देखिए, हमने y इनवर्स x तैयार किया। y इनवर्स x क्या है? y इनवर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू g f ऑफ x इक्वल्स टू x। यही हुआ। अब इस एलिमेंट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? इस सेट की कार्डिनैलिटी ऑफ y इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g बाय 2, ये भी ग्रेटर। अब आपके पास एक सेट x है जिसकी कार्डिनैलिटी ऑर्डर ऑफ g बाय 2 से ज्यादा है, एक हमारे पास ये सेट एग्जिस्ट किया जिसकी कार्डिनैलिटी ऑर्डर ऑफ g बाय 2 से ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स जरूर होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ऑब्वियस है ये तो। सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन x एंड y इनवर्स x, इनमें कॉमन एलिमेंट होंगे। हमने मान लिया लेट z बिलोंग्स टू x इंटरसेक्शन y इनवर्स x, इनमें कॉमन होंगे। अब इसका मीनिंग क्या है? z हमारा x में भी बिलोंग करेगा और z हमारा y इनवर्स x में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर z x में है तो x में तो उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो सेल्फ मैप होते हैं। f ऑफ z इक्वल्स टू z आ गया। अब अगर z इसमें है तो z किस टाइप का है? y इनवर्स x टाइप का एलिमेंट है। हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं f ऑफ y इनवर्स x इज इक्वल्स टू y इनवर्स x। यहाँ पर x बिलोंग्स टू x हो गया। ठीक है, अब f एक होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ y इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू y इनवर्स x। अब हमें ये पता है f ऑफ x क्या है? x हमारा सेट x से है तो वो सेल्फ मैप करता है, इसकी वैल्यू x हो गई। f of y inverse x is y inverse x post multiply by x inverse, तो f of y inverse is y inverse। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आई? हमने कंसीडर किया कि y एलिमेंट की y एलिमेंट सेल्फ मैप नहीं होता, y इनवर्स भी सेल्फ मैप नहीं होता, मतलब जो हमने अज्यूम किया वो गलत है। हमने क्या अज्यूम किया कि f इज नॉन आइडेंटिटी मैप। तो यहां से आया कि f आपका आइडेंटिटी मैप है। इट मींस f ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फोर्थ देखिए एक बार, फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है एनी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जी हैज एट लीस्ट डिवाइजर ऑफ जी सब ग्रुप्स इन जी वेयर डी एम डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। मतलब जी आपके पास कोई भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप का जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को डिवाइड करने वाले जितने भी डिवाइजर्स होते हैं उतने सब ग्रुप्स तो हमें मिलते ही हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ही है, तो ये तो ऑप्शन हमारा ऑलवेज करेक्ट होगा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप हैविंग एग्जैक्टली थ्री सब ग्रुप्स। जी आपका कोई एक फाइनाइट ग्रुप है जिसके पास तीन सब ग्रुप्स है एग्जैक्टली। देन जी इज ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर फॉर सम प्राइम पी। मतलब कि आपका कोई जी फाइनाइट ग्रुप है, उसके पास एग्जैक्टली तीन ही सब ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर जो है वो आपका पी स्क्वायर होगा। तो ये देखते हैं एक बार हम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? जी है, फाइनाइट है, एग्जैक्टली थ्री सब ग्रुप्स, एग्जैक्टली तीन सब ग्रुप्स है। अब तीन सब ग्रुप्स है तो जी आपका ट्रिवियल नहीं हो सकता।
अगर मान लो कि जी का ऑर्डर प्राइम है, तो ऑर्डर ऑफ जी अगर पी हो गया तो इसके पास भी दो ही सब ग्रुप है, एक तो ये खुद और एक आइडेंटिटी। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये आया कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो आपका 2 या 2 से बड़ा है, और सिंप्लीफिकेशन से 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है, मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ जी इज एन। अगर इसका ऑर्डर एन है तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। मान लिया पी वन रेज टू द पावर आर वन, पी टू रेज टू द पावर आर टू, पी के रेज टू द पावर आर के, वेयर पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिंपल सा हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो ही प्राइम्स हैं, पी वन पी टू। इवन पावर्स भी कंसीडर नहीं करते हम। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर P1 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट H सब ग्रुप ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ H इज P1। ये एक रिजल्ट है डायरेक्ट हमारा ना। अब P2 भी तो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट K सब ग्रुप ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ K इज P2। अब आप खुद देखिए, इसके पास एक तो ट्रिवियल आइडेंटिटी हो गया, एक एच आ गया, एक के आ गया और एक जी खुद होगा। जब हमने ऑर्डर ऑफ जी को दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट लिया विदाउट एनी पावर, तो भी इसके पास चार सब ग्रुप आ गए। अगर हम पावर्स लेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा। मतलब दो डिस्टिंक्ट प्राइम लेने से हमारा काम नहीं बना। तो अगर हम ये करें कि सिंगल प्राइम की पावर ले ले, दो डिस्टिंक्ट प्राइम से काम नहीं बनेगा तो और ज्यादा प्राइम्स तो हम ले नहीं सकते। तो हमने सिंगल प्राइम पे आए। अब सिंगल प्राइम जब हमने लिया तो वो केस भी हमारा नहीं बना। फिर हमने क्या किया, उस सिंगल प्राइम की पावर रेज की। अब इसके पास कैसा है, आइडेंटिटी है, एक एच है और एक जी है, एच का ऑर्डर है पी। तो ये तीन सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर गए। तो ये अकेली ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि अगर जी फाइनाइट ग्रुप है जिसके पास एग्जैक्टली तीन सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी को पी स्क्वायर ही होना होगा और कोई इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आपका 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसके चारों ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल। हमें बताना है ये जो वैल्यू है Z89 में किसके इक्वल बनेगी। ठीक है, अब देखो जरा, इसको हम ऐसा करते हैं, रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। 88 किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 mod 89 के। 87 किसके कॉन्ग्रुएंट है, -2 mod 89 के। एंड इसको हम 45 तक ले आए, वो कॉन्ग्रुएंट है -44 mod 89 तक। ये हो गया। तो हम इसको लिखते हैं 1 रेज टू द पावर 37, 2 रेज टू द पावर 37, ये चलेगा हमारा 44 रेज टू द पावर 37। जैसे ही 45 आएगा उसके प्लेस पर -44 रेज टू द पावर 37 एंड सोन -1 रेज टू द पावर 37। अब आप देखिए, जितने ये नंबर्स हैं उतने ही ये हैं। ये हमारी ओड पावर है तो यहाँ पर सारों का नेगेटिव साइन आएगा। ये सारे नेगेटिव साइन क्या आएंगे, ये पॉजिटिव साइन क्या आएंगे, तो कैंसिल करके कॉन्ग्रुएंट टू 0 बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम स्टार्ट करते हैं जून 2023। जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका सोल्यूशन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, let P be a prime number, let G be a group such that G belongs to G, there exist N belongs to N such that G raised to the power P raised to the power N is equals to 1. Which of the following statement is false? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसके लिए हम क्या करें, एक रिजल्ट लिखते हैं। क्योंकि हमसे ये बात की गई है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी आपका पी रेज टू द पावर 6 है तो जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका इंडेक्स पी स्क्वायर होगा। और
अगर जी का ऑर्डर पी रेज टू द पावर 6 है तो जी के पास एटलीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे. सेंटर ऑफ जी कैन बी इनफाइनाइट and there exist G with order of G is p raised to the power 6 such that G has exactly 6 normal sub. तो इसके लिए एक रिजल्ट है हमारे पास. If G is a group of order p raised to the power n, then G has a normal subgroup of order p raised to the power k for every k lies between 0 to n where p is a prime number. Where p is a prime number. अब आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में देखिए, इवन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या कहता है कि अगर g का ऑर्डर p रेज टू द पावर 6 है, ऑर्डर ऑफ g आपको p रेज टू द पावर 6 दे दिया, तो हमें पता है अब p रेज टू द पावर 4 जो है वो हमारा p रेज टू द पावर 6 को डिवाइड करता है. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट h सब ग्रुप ऑफ g सच दैट ऑर्डर ऑफ h इज p रेज टू द पावर 4. मतलब एक सब ग्रुप एग्जिस्ट किया जिसका ऑर्डर p रेज टू द पावर 4 है, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ h दैट इज p रेज टू द पावर 6 बाय p रेज टू द पावर 4 इज p स्क्वायर. मतलब g के पास एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका जो इंडेक्स है वो आपका p स्क्वायर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको गिवन है ये तो ट्रू है, जबकि हमें फॉल्स चूज करनी है. सेकंड कहता है इसके पास एटलीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे. अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर g का ऑर्डर p रेज टू द पावर n है तो वो p रेज टू द पावर k फॉर एवरी k लाइज बिटवीन 0 टू n इतने नॉर्मल होंगे. तो अब यहाँ पर अगर p रेज टू द पावर 6 है तो p रेज टू द पावर 0, p रेज टू द पावर 1, p स्क्वायर, p क्यूब, p4, p5 एंड p6 ये सारे के सारे नॉर्मल होंगे. तो टोटल कितने हैं, 6 एंड 7, टोटल ये 7 हो गए. सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है, सेकंड में कहता है एटलीस्ट 5, कम से कम 5 तो होंगे ही, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है. फोर्थ में क्या कहता है एग्जैक्टली 6 होंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट. अब थर्ड पे देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है द सेंटर ऑफ जी कैन बी इनफाइनाइट. तो जी का जो सेंटर है वो हमारा इनफाइनाइट हो सकता है. तो हम देखते हैं, मान लेते हैं एक ग्रुप है पी एन अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस, जो ये पी एन या फिर फॉर एनी एक्स इनफाइनाइट ये अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये हमारा एक ऐसा ग्रुप होता है जो इनफाइनाइट है. और ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 2. हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पर 2 है. अब यहाँ पर ये देखिए जरा, प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी जी हमारा जी से बिलोंग करे तो हमारे पास एक कोई प्राइम पी है उसके लिए एन एग्जिस्ट कर जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं यहां से कोई भी रेंडमली एक्स लूं जो कि हमारा पी एन से है और प्राइम की पावर ले लूं 2, तो हमेशा मुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा. तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो गई, आप कोई भी यहाँ पर एक्स ले आओ पीएन से बिलोंग करने वाला, मेरे पास एक नेचुरल नंबर एन एग्जिस्ट करता दैट इज 1, जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी. मतलब जो ये पीएन है ये हमारा ग्रुप जी बन सकता है जो क्वेश्चन में बात की गई है. अब ये कैसा है, ये हमारा एबिलियन है. अगर एबिलियन है तो इसका जो सेंटर होगा वो किसके इक्वल होगा, पीएन के इक्वल ही होगा. ये कैसा है, इनफाइनाइट है. और कैन बी की बात की गई है, यहाँ पर कैन बी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है हमारा फोर्थ, बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू गिवन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. फर्स्ट कहते हैं अगर G कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 4 4 है तो G कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27.
अब हमें लेग्रांजेस थ्योरम पता है। लेग्रांजेस थ्योरम कहती है कि अगर कोई एच जी का सब ग्रुप है तो जो ऑर्डर ऑफ एच होता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड हमेशा करता है। बट जो 27 है, 27 डजंट डिवाइड 244। 27 जो है वो 244 को डिवाइड ही नहीं करता। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच एच। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्या कहता है? कि अगर जी हमारा कोई एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1694 है, तो जी कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121। इस ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप लेकर आएगा। तो सबसे पहला तो हमें ऑर्डर ऑफ जी क्या गिवन है, इसको हम साइलो की हेल्प से करेंगे। ठीक है, 1694, 1694 है ऑर्डर ऑफ जी। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 27 इंटू 11 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक 11 एस एस जी एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 11 एस एस जी इज 121। नाउ अब हम देखते हैं नंबर ऑफ 11 एस एस जी कितने एग्जिस्ट करेंगे, 1 प्लस 11 टी, वेयर टी इज 0 1 2 एंड सो ऑन, सच दैट कि 1 प्लस 11 टी मस्ट डिवाइड 14। ये 14 को डिवाइड करना चाहिए। अब अगर ये 14 को डिवाइड करना है तो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब टी की वैल्यू 0 हो जाए। अब अगर टी की वैल्यू 0 हो गई तो नंबर ऑफ 11 एस एस जी कितने आ गए, 1 आ गए, मतलब यूनिक आ गए। हमें क्या करना था? हमें यही कह रहा है कि अगर जी हमारा एक 1694 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसके पास यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 154 विच कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है 154 ऑर्डर का जो एक यूनिक सब ग्रुप लेता है। हम इसको सिंपल साइक्लिक ग्रुप ले लें। अगर साइक्लिक ग्रुप Z154 ले ले तो इसके पास 7 इसको डिवाइड करेगा या नहीं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। 7 इसको डिवाइड करता है, तो साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास 7 ऑर्डर का एक यूनिक एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। अब फोर्थ देखिए, देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 विच कंटेन्स टू सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11। 11 ऑर्डर के दो सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखते हैं इसमें। डी ऑप्शन, डी कहता है कि क्या ऐसा कोई 121 ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसके पास एग्जैक्टली दो सब ग्रुप हो। अगर जी मेरा Z11 क्रॉस Z11 है, इसके पास दो सब ग्रुप्स होते हैं क्या? से H1 इज 0 क्रॉस Z11, H2 इज Z11 क्रॉस 0। तो ये दो सब ग्रुप हो गए, टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11। So there exists a group G of order 121 which have exactly two subgroups of order 11। So ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई, डी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर G1 एंड G2 दो ग्रुप्स हैं, फाई एक मैपिंग डिफाइन करती है G1 से G2 पर, ये एक सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाई कोई मैपिंग है तो एफ टी एच लगा देते हैं। एफ टी एच क्या कहता है? G1 बाय कर्नल फाई, यहाँ पर फाई गिवन है तो फाई लिख लेते हैं। कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ G1, फाई ऑफ G1, फाई ऑफ G1 विच इज सब ग्रुप ऑफ G2। बट अब हमें यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि जो मैपिंग है वो सर्जेक्टिव है, और सर्जेक्टिव है इसका मीनिंग है कि रेंज एंड कोडोमेन दोनों सेम है। तो ये क्या है? रेंज होता है, ये कोडोमेन होता है। इसका मतलब आया कि G1 बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू G2। ठीक है, अब हमारी, अब ये क्या है? ये एक क्वेश्चन ग्रुप है, ये एक क्वेश्चन ग्रुप है। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है क्वेश्चन ग्रुप की, कि अगर जी साइक्लिक है तो जो G बाय H, ये क्वेश्चन ग्रुप है, ये भी साइक्लिक होगा। इफ सेकंड,
इफ जी इज एबिलियन, अगर जी एबिलियन है तो जो एक क्वोशंट ग्रुप होता है ये भी एबिलियन होता है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है वो तो हमें यही गिवन है। क्या? इफ जीवन है साइक्लिक, अगर जीवन साइक्लिक है तो जी बाय कर्नल साइक्लिक होगा। जी बाय कर्नल हमारा आइसोमॉर्फिक है जी टू के, इट मीन्स जी टू साइक्लिक होगा, तो ये करेक्ट हो गया। अगर जीवन एबिलियन है तो जी बाय कर्नल एबिलियन होगा। जी बाय कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू जी टू, तो जी टू भी एबिलियन होगा, ये भी हमारा करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है कि अगर एच कोई जीवन का सब ग्रुप है तो जो फाई एच होगा वो हमारा जी टू का सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सी ऑप्शन, लेट H1 इज सब सॉरी H इज सब ग्रुप ऑफ जीवन। मान लिया हमने कि H है वो कोई जीवन का सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो ऑब्वियस है कि ये आइडेंटिटी तो बिलोंग कर ही रहा होगा। अब फाई ऑफ ई भी हमें पता है कि अगर फाई एक होमोमोर्फिज्म है तो वो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पर मैप करेगा, तो फाई ऑफ ई ई डैश आ गया। अब ई एलिमेंट की इमेज ई डैश आ गई, इसका मतलब कि ये जो ई डैश है वो आपका सॉरी फाई ऑफ एच में बिलोंग करेगा। फाई ऑफ एच में बिलोंग करेगा, इसका क्या मीनिंग है कि जो फाई एच है वो आपका नॉन एम्प्टी है। सिंपल सी बात, या नॉन एम्प्टी। फाई एच आपका नॉन एम्प्टी है। अगर फाई एच नॉन एम्प्टी है तो हमें सब ग्रुप दिखाना है, तो हम बाय वन स्टेप टेस्ट चलेंगे। लेट एक्स एंड वाई दो कोई एलिमेंट है जो फाई एच में है। अगर x एंड y फाई एच में है, इसका मतलब है कि x एंड y के कॉरस्पॉन्डिंग हमें a एंड b दो कोई एलिमेंट मिल रहे होंगे जो h में होंगे, जिनकी इमेज आपकी x एंड y होगी। अगर मैं लिखकर बताऊं, देयर एग्जिस्ट a एंड b बिलोंग्स टू h सच दैट फाई ऑफ a इक्वल टू x एंड फाई ऑफ b इक्वल टू y। इस तरीके से होगा। अब हमारा मेन मोटिव है सब ग्रुप दिखाना, तो मैं अगर एक्स वाई इनवर्स को फाई एच में कंटेंट दिखा दूं तो क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ एक्स की क्या वैल्यू है? फाई ऑफ ए। वाई की वैल्यू फाई ऑफ बी। इसका इनवर्स, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इनवर्स। तो ये क्या हो गया? फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इनवर्स, ये हो गया। अब फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई ऑफ ए बी इनवर्स हो गया। मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर ए और बी दो एलिमेंट कोई एच में है तो ए बी इनवर्स एलिमेंट एच में होगा, तो फाई ऑफ दैट एलिमेंट ए बी इनवर्स उसकी इमेज आपको एक्स वाई इनवर्स मिल जाएगी। इसका मीनिंग कि जो एक्स वाई इनवर्स है वो आपका फाई ऑफ एच में बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो जो फाई ऑफ एच है वो आपका जी टू का सब ग्रुप बन जाएगा। अगर जी टू का सब ग्रुप बन गया तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगी हमारी करेक्ट, कि अगर एच कोई सब ग्रुप है जीवन का तो उस सब ग्रुप की जो इमेज बनेगी वो भी आपका जी टू का सब ग्रुप बनेगी। फोर्थ क्या कहता है कि इफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी1 देन फाई ऑफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी टू। मतलब नॉर्मल सब ग्रुप की जो होमोमॉर्फिक इमेज बनती है वो भी आपका नॉर्मल ही बनती है। इसको भी देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन से ही चलेंगे हम। एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जीवन, ठीक है। अगर एन जीवन का नॉर्मल सब ग्रुप है तो अभी हमने थर्ड में प्रूफ किया कि जो फाई ऑफ एन होगा वो हमारा जी टू का सब ग्रुप बनेगा, सॉरी जी टू का सब ग्रुप बनेगा। नॉर्मल हमें प्रूफ करना है, सब ग्रुप तो बनेगा, ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप की इमेज हमने अभी प्रूफ की कि सब ग्रुप तो बनेगी। ठीक है, नाउ लेट हमने कोई एक जी मेंबर ले लिया है जी टू ग्रुप से और एच कोई मेंबर ले लिया है फाई एन से। क्योंकि जब भी मुझे अगर फाई ऑफ एन को नॉर्मल दिखाना है जी टू में तो उसका मतलब है जी एच जी इनवर्स को अगर मैं फाई ऑफ एन में दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ये मेरा मेन मोटिव है, ये दिखाना। तो अब क्या करें? जी अगर हमारा जी टू में है और ऑन टू होमोमोर्फिज्म है तो ऑब्वियस है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी वन सच दैट फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू जी, क्योंकि फाई एक ऑन टू होमोमोर्फिज्म है। फाई इज ऑन टू होमोमोर्फिज्म,
ठीक है। अब ये भी देखिए कि ये जो H है ये फाई n में है, तो ऑब्वियस है किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज रहा होगा। सो देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू n such that, or not in n, in G, such that phi of A is equal to H। ये आ जाएगा हमारा। अब हमारा काम क्या है, जी एच जी इनवर्स, जी की वैल्यू फाई बी, इसकी वैल्यू फाई ए, इसकी वैल्यू फाई बी का होल इनवर्स, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, बी ए बी इनवर्स। हमारे पास ये एलिमेंट कहाँ से है, एन से है। क्यों, क्योंकि जो एन है वो तो हमारा जी में नॉर्मल है। क्योंकि जो एन है वो हम यहाँ पर हम एन ही लिख लेते हैं, क्योंकि फाई एन का मेंबर है तो वो एन की इमेज लेकर आएगा अपने साथ में। तो एम, तो यहां से ये बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये वाला मेंबर हमारा कहाँ है, एन का है, तो फाई ऑफ एन क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब जो फाई एन है वो आपका नॉर्मल है जी2 में। मतलब कि अगर आपका कोई जीवन का नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप पर ही मैप होगा ऑफ कोडोमेन। दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाता है। तो चारों ऑप्शंस हैं इसके करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2023। हमें एक ये ग्रुप दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे, देखते हैं। हमें क्या गिवन है, 2023 मतलब 7 × 17 ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, नंबर ऑफ 7 SSG निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ 7 SSG 1 + 70 such that 1 + 70, 1 + 7, wait, must divide 17 square। 17 square को डिवाइड करता है 1, 17 एंड 17 square। तो यहाँ पर t की वैल्यू तो आ जाएगी 0 और नंबर ऑफ 7 SSG आ जाएगा 1, यूनिक। यूनिक आया तो नॉर्मल बनेगा। अगर नॉर्मल बना तो जी इज नॉट सिंपल, तो जी आपका सिंपल नहीं बनेगा। जी आपका सिंपल नहीं बनेगा तो डी ऑप्शन तो हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा इनकरेक्ट। अब हमें बताना है कि जी जो है वो हमारा साइक्लिक बनेगा या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। हम यहाँ पर नंबर ऑफ 17 SSG भी काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ 17 SSG is 1 + 17t such that 1 + 17t must divide 7, तो यूनिक आ जाएगा। अगर यूनिक हुआ तो ये भी नॉर्मल बन जाएगा। अब देखिए, मतलब यहां से एक H एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर 7 है, एक K एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर 17 स्क्वायर है। ये कैसा बनेगा, साइक्लिक। ये कैसा बनेगा, एबेलियन। ठीक है। अब देखिए, तो जो जी है, अब सबसे मेन बात ये दोनों ही नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो यहां से आता है कि जो जी है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 एंड 17 स्क्वायर। 7 एंड 17 स्क्वायर ऑर्डर के दो एबिलियन ग्रुप्स का प्रोडक्ट है। तो क्या पता लगा यहां से कि जी हमारा आइसोमॉर्फिक होगा Z7 × Z17 स्क्वायर के, या फिर Z7 × Z17 × Z17 इसके होगा।
ये दोनों ही हमारे एबिलियन है, दोनों ही एबिलियन है हमारे। और इसको देखिए, ये क्या है, ये वाला पार्ट नॉन साइक्लिक, तो ओवरऑल क्या बनेगा, नॉन साइक्लिक। तो ये तो हमारा साइक्लिक बन जाएगा, क्योंकि इनके ऑर्डर्स का जो जीसीडी है वो आपका 1 बन जाता है, तो ये हमारा नॉन साइक्लिक। मतलब जी का साइक्लिक होना हमेशा जरूरी नहीं है, बट एबिलियन ऑलवेज आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली ए एंड डी ऑप्शंस हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास इक्वेशन पे बेस। Which of the following equation can occur as a class equation of a group of order 10? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कोई भी आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 10 है, 2 into 5 है, तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो Z10 होगा या फिर वो D5 होगा। मतलब 2 into P ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है जहां पर जो P है, P आपका ओड प्राइम, तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज आती है। ठीक है, अब Z10 है, Z10 कैसा होता है, साइक्लिक होगा, एबेलियन होगा, साइक्लिक एंड एबेलियन है। जब एबेलियन है तो क्लास इक्वेशन कैसी बनेगी, 1 + 1 10 टाइम्स तक, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है D5, D5 देखते हैं। D5, D5 में जब ये 5 आपका ओड होता है, 5 जब आपका ओड होता है तब तो होता है 1 प्लस, यहाँ पर स्पेस, ये ओड आ गया, बाकी आप फिलिंग कर दो 2 से, ये हो गया। ये तो हुई डीएन की बात, डी ओड के केस में। अब अगर मान लो कि आपको D6 मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस, ये जो 6 है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 3 + 3 में, और बाकी जो भी यहाँ पे फिलिंग है वो आप 2 से कर दो। सेंटर में तब दो एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर n आपका इवन होता है तो सेंटर में दो एलिमेंट आ जाएंगे, और इस इवन नंबर को दो में आप पार्टीशन कर दो और बाकी सारी फिलिंग कर दो 2 से। तो एक D5 की ये पॉसिबिलिटी है। तो दो ही पॉसिबल है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या किसी ऑप्शन में D5 का गिवन है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पर 3 है, 3 10 को डिवाइड नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉर n greater than equals to 1 be a positive integer and Sn be the symmetric group on n symbols। आपको एक डेल्टा डिफाइन किया गया है, कलेक्शन ऑफ GG where G belongs to Sn, which of the following statements are necessarily true। फर्स्ट कहता है कि एक मैपिंग F है Sn क्रॉस Sn से Sn पर, तो एफ ऑफ ए भी डिफाइन किया गया A × B, तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी, डेल्टा एक सब ग्रुप बनेगा, डेल्टा नॉर्मल बनेगा, डेल्टा नॉर्मल बनेगा इफ एन इज प्राइम। तो इसको अगर हम काउंटर की हेल्प से करते हैं, ठीक है, लेट, हमने मान लिया n की वैल्यू है 3, ठीक है, तो a हमने मान लिया 1 2, b मान लिया 1 3, c मान लिया 1 2, और d मान लिया 1 3। ठीक है, अब हमें इसको होमो दिखाना है। होमो का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ ए बी इज एफ ए एफ बी, और मैपिंग है एस एन क्रॉस एस एन से, मतलब ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो एफ ऑफ
ए बी, ए बी, वेट वेट, ये खुद एस एन क्रॉस एस एन है ना, ठीक है। एफ ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ ए सी बी डी, ये बन गया। अब ए और सी को देखो, ए का ऑर्डर क्या है, दो, सी का ऑर्डर क्या है, दो, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आइडेंटिटी। बी एंड डी में भी आइडेंटिटी, तो ओवरऑल आपका आइडेंटिटी आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ सी डी, ये निकालना है अब हमें। ए बी, इसकी क्या वैल्यू गिवन है, ए बी, इसकी सी डी। तो आप देखिए, अब ए बी इज 1 2 1 3 1 2 1 3, हमने लिख लिया। अब इमेज निकालते हैं, वन की इमेज, वन की इमेज थ्री, थ्री इज सेल्फ मैप्ड, थ्री की इमेज वन, वन की इमेज टू, तो वन फाइनली मैप हुआ टू पर। टू इज सेल्फ मैप्ड, टू की इमेज वन, वन की इमेज थ्री, थ्री इज सेल्फ मैप्ड, तो थ्री, थ्री की इमेज वन, वन की इमेज टू, टू इज सेल्फ मैप, टू की इमेज वन, तो ओवरऑल ये 1 2 3 आ गया। ये आइडेंटिटी आया, ये 1 2 3 आया, इसका मतलब एफ इज नॉट होमो, एफ एक होमोमॉर्फिज्म तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्या, सेकंड क्या था, फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड कहता है कि जो डेल्टा आपको डिफाइन किया गया है वो एक सब ग्रुप बनता है, सब ग्रुप। तो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। बी, आपको पता है कि ये दोनों सेम एलिमेंट है, तो ये तो हमारे डेल्टा में आएंगे। अगर डेल्टा में आएंगे तो डेल्टा जो है वो नॉन एम्प्टी है। अगर नॉन एम्प्टी है तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेट जी जी और एच एच जो है वो हमारे डेल्टा में है। अब अगर ये डेल्टा में है तो मेरा मेन मोटिव है कि दिस इनटू दिस इनवर्स भी अगर डेल्टा में आ जाए, तो जी जी एच एच इनवर्स, इसको देख लेते हैं। ये है जी जी, ये एलिमेंट पे इंडिविजुअल ऑपरेट हो जाएगा, एच इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, जी एच इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट सेम है। अगर ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब जो डेल्टा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये आपकी डेल्टा में बिलोंग कर गई। अगर डेल्टा में बिलोंग कर गई तो डेल्टा हमारा सब ग्रुप बन जाएगा एस एन क्रॉस एस एन। ये बात हो गई। तो सेकंड ऑप्शन तो हो गया हमारा करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि ये जो सब ग्रुप बना है ना, ये नॉर्मल बनेगा। और फोर्थ में भी यही कहता है कि नॉर्मल होगा जब एन की वैल्यू प्राइम होगी। तो देखते हैं, हम एन की वैल्यू 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू 3, ए की वैल्यू ले लो आप 1 2, बी की वैल्यू ले लेते हैं 1 3, और जी ले लेते हैं 1 2। ये ले लिया ना, तो ये जो ए बी है, ये हमारा एस एन क्रॉस एस एन से है, और जी जी ये हमने मान लिया डेल्टा से। अब अगर नॉर्मल दिखाना है मुझे, इस डेल्टा को नॉर्मल दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी जी जी ए बी इनवर्स, ये दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी ए इनवर्स, बी जी डी इनवर्स। अगर इसको डेल्टा में आना है तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि डेल्टा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जी जी वेयर जी बिलोंग्स टू एस एन, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब हमें चेक करना है कि जो हमने ए बी एंड जी कंसीडर किए हैं तो ये सेम आ रहे हैं या नहीं। ए बी ए इनवर्स, ए की वैल्यू 1 2, सॉरी यहाँ पर ए बी नहीं है, ए जी है, जी, हाँ 1 2, जी इज 1 2, एंड ये हो गया 1 2, तो ये मिलके आइडेंटिटी दे देगा, तो ओवरऑल फाइनल आपका आ गया 1 2।
यहाँ पर भी जी लिखा जाएगा, ए जी ए इनवर्स, ठीक है। बी जी बी इनवर्स, B is 1 3, G is 1 2, this is 1 3 inverse. So overall 1 3 1 2 1 3 inverse is again 1 3. तो ये आप देखेंगे 1 2 3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। अगर दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब डेल्टा इज नॉट नॉर्मल। डेल्टा नॉर्मल नहीं है जब हमने n की वैल्यू 3 ली है, n इज प्राइम, तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ दोनों इनकरेक्ट हो गए, ओनली सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। हम्म, हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि जी कोई भी एक सिंपल ग्रुप है 168 ऑर्डर का, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 डज इट हैव। अगर हमारे पास एक सिंपल ग्रुप दे दिया, हम ये फाइंड कर लें कि इस ग्रुप के पास कितने सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 7 के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना हमारे लिए इजीली हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 168, यहाँ पर भी फोकस करना है कि सिंपल गिवन है, तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। 2 क्यूब 3 एंड 7, सो नंबर ऑफ पॉसिबल 7 SSG is 1 plus 70 such that 1 plus 70 must divide 2 cube into 3। मतलब 1 plus 70 must divide 24, 24 को डिवाइड करें। तो क्या क्या पॉसिबल है, t की वैल्यू ले लो 0, अगर 0 लिया तो 1 डिवाइड करता है। t की वैल्यू ले लो 1 तो 8 डिवाइड करता है। t की वैल्यू ले लो 2, 7 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, डिवाइड नहीं करता। तो आगे भी आप देखेंगे तो वो और कोई पॉसिबिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी, तो ओनली दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो एक होगा या फिर 8 हो गए, 8 हो गए। हमें कह दिया कि सिंपल है, मतलब कोई नॉर्मल सब ग्रुप तो नहीं है। अगर एक हुआ तो ये यूनिक हो जाएगा, 7 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप है तो वो नॉर्मल जरूर हो जाएगा। अगर नॉर्मल हुआ तो सिंपल नहीं हो सकता, बट स्टेटमेंट हमें गिवन है कि सिंपल है, तो इसका मतलब ये केस भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या आया, नंबर पॉसिबल 7 SSG बन गए 8। टोटल 8 सब ग्रुप्स आपके पास 7 ऑर्डर के। एक सब ग्रुप में, वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 of order 7 have 5 7, that is 6 elements of order 7। 7 ऑर्डर के इसके पास 6 एलिमेंट होंगे। टोटल सब ग्रुप कितने हैं, 8, तो 8 इंटू 6 इज 48, तो टोटल 48 एलिमेंट्स होंगे इस जी के पास, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। लेट a be positive integer with a greater than b and a plus b is equals to 24, suppose that the congruents have a common integer solution। क्या बोला गया कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है जहां पर a b से ग्रेटर है। फिर बोला गया a प्लस b की वैल्यू आपको 24 गिवन है, ठीक है, और बोला है कि ये दो जो कॉन्ग्रुएंट्स आपको गिवन है ना, इनमें एक कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है ना। फिर हमें बताना है कि ए और बी पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो देखिए एक बार यहाँ से, यहाँ देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 8b मोड 5। इसको लिख सकते हैं 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3b मोड 5। यहाँ पर क्या लिखा गया, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3a मोड 5। बाय ट्रांजिटिविटी a is congruent to b mod 5।
ट्रांजिटिविटी से ये हुआ। इसका सिंपल सा क्या मीनिंग है, 5 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर 5 a माइनस बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5। तो a माइनस बी क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। अब a b से बड़ा है तो ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 नहीं हो सकता, क्योंकि a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो 24 है। अगर कि किन्हीं दो नंबर का सम 24 है पॉजिटिव नंबर का, तो उनका डिफरेंस 25 नहीं हो सकता। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, वन बाय वन हम कंसीडर करते हैं। तो लेट इफ पॉसिबल, हमने मान लिया कि a माइनस बी की वैल्यू 5 है। अगर a माइनस बी की वैल्यू 5 है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 24 है, गिवन है ना ये 24, तो ये बन गया 29। a इज 29/2। हमें क्या बोला गया, a एंड b आर इंटीजर्स, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सिमिलरली 15 वाला केस भी हम रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला भी रिजेक्ट कर देंगे। ओनली 10 एंड 20 का केस बचता है, उसको चेक कर लेते हैं। अगर a माइनस बी हमारा 10 है, a प्लस बी हमारा 24 है, तो 2 इज 34, a इज 17, b इज 7। a एंड b दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, अगर a माइनस बी की वैल्यू 20 ले लें, a प्लस बी की वैल्यू 24 है, तो हमारे पास यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इज 44, a इज 22 एंड b इज 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब देखो, a माइनस बी की वैल्यू 10 to 20 के बीच में लाई करती है, ठीक है, इक्वल भी है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 3b इज ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 2b। 3b इज ग्रेटर देन, यहां आ जाओ, 3b इज 6, 2b इज 4। तो जो a है वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता, सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड कहता है a इज ग्रेटर देन 3b, a इज ग्रेटर देन 3b। अगर a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 7 है, तो a इज नॉट ग्रेटर देन 3b। तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, थर्ड भी इनकरेक्ट। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने यही तो लिखा a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5। तो फोर्थ भी करेक्ट, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ऑप्शंस हो गए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेट, ठीक है, ये देखिए। अब हमारा ये क्वेश्चन है क्लास इक्वेशन पे बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप की क्या क्या जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर्स हमें गिवन है, क्या क्या क्लास इक्वेशन इनकी पॉसिबल है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक रिजल्ट, अगर ऑर्डर ऑफ जी आपको p इंटू क्यू गिवन है, वेयर p डजेंट डिवाइड q माइनस 1, तो जो g बनता है वो साइक्लिक बनता है। साइक्लिक है तो एबिलियन है, ठीक है, पहली तो बात हुई है। दूसरी, अब अगर p डिवाइड कर दे q माइनस 1 को, तो जो क्लास इक्वेशन बनती है वो बनती है 1 प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, कितने टाइम्स, 5p टाइम्स, प्लस p प्लस p प्लस p, हाउ मेनी टाइम्स, q माइनस 1/p टाइम्स। बस इन दोनों रिजल्ट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखिए, 15 देख लेते हैं एक बार पहले। 15 है 2, 15 क्या है, 3 इंटू 5। 15 इज 3 इंटू 5, 3 डजंट डिवाइड 5 माइनस 1, इसका मतलब g इज साइक्लिक।
जी इज साइक्लिक। अगर साइक्लिक है तो एबिलियन होगा। अगर एबिलियन है तो 15 को हम लिखते हैं 1+1+1 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 21। 21 सी इज 21। 3 into 7, 3 डिवाइड से 7-1 डिवाइड करता है तो 21 की क्या होगी? यहां पर p की वैल्यू है 3, q की वैल्यू है 7, तो हम क्या लिखते हैं? 1+7+7 कितने टाइम्स? 5p टाइम्स, मीन्स 5 3 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स। बाकी रिमेनिंग आपका 3 आ जाएगा। ये हो गया 1+। एक सेकेंड, यहाँ पर एक बार ये ज्यादा लिख दिया एक। हाँ, ये हो जाएगा। अगर ये हुआ तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सिमिलरली ये से 2 into 7, 2 डिवाइड से 7-1, तो क्लास इक्वेशन क्या होगी? 1+7+2+2+2। तो ये नहीं होगी, ये इनकरेक्ट हो गया। 39, 39 में भी यही है हमारा। 3 डिवाइड्स 12 a, 39 is 3 into 13, 3 divides 13-1, तो क्लास इक्वेशन क्या होगी? 1+13+13+3+3+3+3, तो ये हो जाएगी क्लास इक्वेशन। तो ये हमारी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं इसके फर्स्ट एंड थर्ड। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं which of the following statements are necessarily true regarding a group G of order 2022? हमें एक ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 2022 है। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो ऑलवेज होल्ड करेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। चलिए, थर्ड में क्या कहता है? G has a normal subgroup of index 337, मतलब G के पास एक ऐसा सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका इंडेक्स 337 होगा। तो 2022 ये होता है 2 into 3 into 337। ठीक है। अब अगर हम कंसीडर करें, लेट G इज आइसोमॉर्फिक टू D1011। इसकी क्लास इक्वेशन अभी आपको बताई थी कि dn के केस में जब n हमारा ओड होता है तो क्या इफेक्ट होता है? क्या क्लास इक्वेशन रहती है? 2022 इज 1+2+2+2+3 प्लस जब ओड होता है तो ये n एग्जैक्टली वही आ जाता है। ये आ गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर h आपका g में नॉर्मल है, implied by H, order of H is written as the summation of cardinality of classes। इस तरीके का होना चाहिए, वेरी बिलोंग्स टू H। मतलब कि अगर किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल बनना है तो उस सब ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट की क्लासेस लिख दो और उन क्लासेस का सम कर दो। समेशन इज ओवर डिस्टिंक्ट क्लासेस। सेम क्लासेस पर नहीं रन हो रहा, ये डिस्टिंक्ट क्लासेस पर रन हो रहा है। तो अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो तो वो नॉर्मल होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका इंडेक्स 337 है। मतलब कोई एक ऐसा एच एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इंडेक्स आपका 337 है। मतलब एच का ऑर्डर आपको 6 निकालना है।
अब आप यहाँ पर देखिए क्या कोई सिक्स ऑर्डर का नॉर्मल मिलेगा? आप इस क्लास इक्वेशन में 1+2+2+2 करके कभी भी सिक्स नहीं कर सकते, कभी भी सिक्स आप फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच एच, order of h is 6 and index is 337। हमें नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है, तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। फोर्थ क्या कहता है? जी हैज ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, इसके पास सिर्फ दो नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। तो डीएन से डी ऑफ 10111 से इससे भी ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि एक तो खुद होता है, एक आइडेंटिटी होता है, और एक इस ऑर्डर का भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, तो यहां से ये भी डिस्कार्ड हो गया हमारा। अब ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन क्या कहता है? ए ऑप्शन कहता है लेट जी बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। आपको एक जी एलिमेंट दे दिया जिसका ऑर्डर है ओड। एस जी एक परम्यूटेशन डिफाइन कर दी, एस जी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हमें बताना है कि एस जी एक इवन परम्यूटेशन है, इसको चेक कर लेते हैं ए ऑप्शन को। जी हमें गिवन है एक ओड ऑर्डर्ड एलिमेंट, ये है। तो सिंपली हम कह दें कि ऑर्डर ऑफ जी आपको 2k+1 गिवन है, वेयर k बिलोंग्स टू एन यूनियन 0, इस तरीके का। और आपको एस जी एक्स डिफाइंड किया गया है जी एक्स, ठीक है। तो एस जी 2k+1 टाइम्स हम ऑपरेट कर रहे हैं एक्स पर, तो ये क्या आ जाएगा? जी 2k+1 इंटू एक्स। अभी हमने बोला कि जी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर आपको ये गिवन है, तो ऑब्वियस है कि जी की पावर जब 2k+1 होगा वो आपको आइडेंटिटी दे देगा। तो ये तो है आपका आइडेंटिटी, साथ में एक्स आ गया, तो ये आ गया एक्स। तो यहां से सिंपल सा क्या पता चला कि एस जी का जो ऑर्डर है ना, वो आपका 2k+1 को डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात कि एस जी का जो ऑर्डर है वो आपका एक ओड नंबर है, ठीक है। एस जी का ऑर्डर है ओड। अब ये भी है कि एस जी जो है वो एक परम्यूटेशन है, तो ऑब्वियस है कि वो साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, C1 C2 CK, वेयर CI's आर साइकिल्स ऑफ लेंथ LI। हमने मान लिया कि ये प्रोडक्ट ऑफ साइकिल लिखा जा रहा है जिन साइकिल्स की लेंथ आपकी LI है। तो एस जी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, और जो CI's है ये डिस्टिंक्ट है साइकिल्स, डिस्टिंक्ट साइकिल्स, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा? एलसीएम होगा किन का? इन सभी एलआईज का, जो भी लेंथ है इन सभी एलआईज का आपका एलसीएम आएगा। अभी हमने जस्ट अभी बोला कि जो ऑर्डर है ये ओड है, ओड है, ठीक है। तो यहां से जब ये ओड है तो एलसीएम ऑफ ऑल द एलआईज इज ओड। तो यहां से सिंपल सा क्या पता चल रहा है? लेंथ ऑफ ऑल द साइकिल्स ऑफ ऑल द साइकिल्स CI's आर ओड, ओड है। अब आप बताइए, एक आपके पास सभी साइकिल्स की लेंथ ओड है, मतलब सभी साइकिल्स कैसी हैं? इवन है। सभी साइकिल्स जब इवन है तो उन सभी का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी तो आपको इवन मिलेगा। तो यहां से एस जी के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये एक इवन परम्यूटेशन है, ये एक इवन परम्यूटेशन है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन में भी तो यही कह रहा है कि ये एक इवन परम्यूटेशन आएगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है द सेट एच इज द कलेक्शन ऑफ जी बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज ओड। मतलब ग्रुप जी के ओड ऑर्डर्ड एलिमेंट का जो कलेक्शन बनता है वो एच है, और वो एच आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो देखते हैं
एच आपको डिफाइन किया गया है G बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज ओड। ये आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है। फिर देखिए डिवाइजर ऑफ 2022, क्या क्या डिवाइजर है? 1 2 3 6 3 3 7 6 7 4 1011 एंड 2022, ये है। ओड ऑर्डर्ड के एलिमेंट हैं। ओड ऑर्डर, ठीक है। अब आप ये देखो जरा कि अगर ओड ऑर्डर है तो इवन ऑर्डर के एलिमेंट तो इसमें नहीं आ सकते। ये एलिमेंट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। इन ऑर्डर के एलिमेंट एच में नहीं आएंगे। बाकी क्या आएंगे हमारे पास? अब जब बाकियों के आएंगे तो हमें एक और काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ 337 काउंट करें तो क्या आएगा? 1 + 337 मस्ट डिवाइड 6। 6 को डिवाइड करना चाहिए दिस इंटू टी। 6 को डिवाइड करना चाहिए तो ऑब्वियस है यहाँ पर यूनिक आ जाएगा। अगर 337 ऑर्डर का कोई एक यूनिक एग्जिस्ट करता है तो अब आप ये सोचिए कि एच का ऑर्डर क्या हो सकता है। एच का ऑर्डर क्या होगा? एक उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, 1 हो गया। फिर 3 ऑर्डर के एलिमेंट जो आएंगे वो कैसे आएंगे? पैकेट्स के फॉर्म में आएंगे, मतलब k इंटू 5 3 इस फॉर्म में आएंगे। 337 का जो है 337 ये यूनिक है, प्राइम है, तो इसके तो एग्जैक्टली 336 एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 337 हो गया। आगे आगे 1011, इसका हमें पता नहीं कि अगर आए तो ये आएंगे हमारे m इंटू 5 ऑफ 1011 इस फॉर्म में आएंगे। और सिंपली अगर हम बोले कि जो h का ऑर्डर है वो आपका हमेशा 337 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। अगर k और m की वैल्यू हमारी 0 हो जाए, एक केस अगर हम कंसीडर करें, तो ऑलवेज h की जो कार्डिनलिटी है वो 337 से ग्रेटर होगी। और हम ये कह सकते हैं नॉट 337 प्लस में ये क्या, ये ऑलवेज इवन, ये ऑलवेज इवन, तो ओवरऑल इवन 337 प्लस इवन इससे ज्यादा होगी। अब आप देखो ये कैसा नंबर है? ओड है। ये कैसा है? एक इवन है। तो जो h की कार्डिनलिटी है वो हमारी कैसी बन जाएगी? कैसी बनने की संभावना है? ओड ही। फाइनल ओड बन फाइनल ओड बन जाए तो h का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, ये देखना है। h का ऑर्डर क्या कभी ये पॉसिबल होगा? आपने 337 में एक इवन क्वांटिटी ऐड की तो ये h का ऑर्डर नहीं हो सकता। सिमिलरली 2022 भी नहीं हो सकता, तो h का ऑर्डर क्या पॉसिबल है? तो h का ऑर्डर है हमारा 1011 पॉसिबल, ओनली यही पॉसिबल है। ये कैसा है? इंडेक्स 2 का है। अगर इंडेक्स 2 है तो नॉर्मल है। तो मतलब जो ये एच डिफाइन किया गया है ये और कुछ नहीं, 1011 ऑर्डर का आपको एक सब ग्रुप डिफाइन किया गया है, वो हमारा नॉर्मल बनता है। तो सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो है फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए यहाँ पर फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n लेट omega n denotes the number of prime factors of n counted with a multiplicity and फॉर इंस्टेंस जैसे हमें ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 बताया गया है, लेट p ग्रेटर देन 3 बी अ प्राइम नंबर, और एक n डिफाइन कर दिया p+2 p+4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसके बारे में करेक्ट होंगी।
तो हमें एक n दिया गया है, पहले n लिख लेते हैं। n हमें गिवन है p, p+2, p+4। अब p कैसा है? एक प्राइम है। p हमारा 3 से ग्रेटर है, तो ये तो ऑब्वियस है कि p एक ओड नंबर है, ओड प्राइम है। अब अगर p एक ओड प्राइम है तो p+2 कैसा है? ये भी ओड है। p+4 कैसा है? ये भी ओड है। इसका मतलब ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर ही तो है। p, p+2 and p+4 are 3 consecutive odd, 3 कंसेक्यूटिव ओड है। अब 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, इसका सिंपल सा मीनिंग है 3 must divide one of p, p+2 and p+4। इन तीनों में से किसी एक को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। p एक प्राइम नंबर है, अगर p प्राइम है तो ऑब्वियस है इसको तो नहीं करेगा, मतलब p+2 और p+4 में से किसी एक नंबर को 3 हमारा डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस है 3n को भी डिवाइड करेगा, और p 3 से ग्रेटर है। तो एक स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही गिवन ऑप्शन में कि p can never be smallest prime divisor of n, there exist 3, जिसने n को डिवाइड कर दिया। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। अब अगर ये करेक्ट है तो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि p कैन बी स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं हम। फर्स्ट में कहता है कि वैल्यू ऑफ लाइक जितने भी n के डिवाइजर्स हैं वो हमारे 3 या 3 से ग्रेटर होंगे। तो देखिए अब तक जो ये n हमें गिवन है p, p+2, p+4, 3 और p, ये दोनों डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं यहां पर हम p+2 और p+4, इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या माना? हमने ये माना कि इफ 3 डिवाइड्स p+2, मान लिया कि 3 ने p+2 को डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियस है देयर एग्जिस्ट अनदर फैक्टर, p+2 का एक और फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। दो डिवाइजर हमारे पास ऑलरेडी थे, एक और फैक्टर आएगा। अगर वो प्राइम नहीं है तो उसकी फर्दर आगे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, अगर प्राइम है तो हमारे पास 3 तो आ गए यहाँ पे। इवन 3 से ज्यादा ही एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि अब तक हमने p+2 कंसिडर किया है। अगर मैं p+4 कंसिडर कर लूं, p+4 अगर खुद प्राइम नहीं है तो इसको कोई प्राइम डिवाइड करेगा, दो या दो से ज्यादा प्राइम डिवाइड करेंगे। तो यहां से सिंपली सी ये समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 या 3 से ज्यादा होगी, 3 से लेस कभी भी नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड कहता है देयर एग्जिस्ट p ग्रेटर देन 3 सच दैट ओमेगा n इज 3। अब आप यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने ये वाला केस कंसीडर किया तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि p आपको ऑलरेडी 3 से ग्रेटर गिवन है, तो आपके पास यहाँ पर हमेशा 3 से ज्यादा मिलेंगे, कभी 3 नहीं मिलेंगे एग्जैक्टली, हमेशा 3 से ज्यादा ही रहेंगे अगर p हमारा 3 से ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है 3, 5 एंड 7, जहां पर p की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। इसके पास 3 × 5 × 7, इसके पास ही एग्जैक्टली 3 प्राइम डिवाइजर्स हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड होंगे करेक्ट। आगे देखते हैं। आगे हमें बोला गया है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n गिवन है जो को प्राइम है 17 के, उसको प्रिमिटिव रूट कहा जाता है जब n raised to the power k-1 is not divisible by 17 for all k where k lies between 1 to 16, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस है 16 से।
ए एंड बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 to 16 के बीच में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी. तो इन्होंने प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन गिवन है और हमें ये बात कर रहा है U17 पर. U17 के सभी प्रिमिटिव रूट्स काउंट करने हैं. ठीक है, तो हम प्रिमिटिव रूट चेक कर लेते हैं एक बार. आप वैसे अगर डेफिनेशन लगाकर चेक करना चाहें तो आपको मिल जाएगा 3 एक प्रिमिटिव रूट आएगा. ये आप डेफिनेशन लगा लेना. आप जब 3 रेज टू द पावर k करेंगे तो वो आपका 1 mod 17 नहीं आएगा. ठीक है, ये आपका कभी भी 1 mod 17 नहीं आएगा. वेयर k इज 1 to 16. स्ट्रिक्टली है 16 के प्लेस. 3 आपको प्रिमिटिव रूट मिल जाएगा. ठीक है, एक रिजल्ट होता है. रिजल्ट क्या कहता है? लेट ए बी primitive root of un, then a raised to the power k is primitive root of un if and only if gcd of k and phi n is 1. क्या बोला गया कि अगर आपको एक प्रिमिटिव रूट मिल गया तो आप बाकी सारे प्रिमिटिव रूट फाइंड कर सकते हैं वेयर जीसीडी ऑफ के एंड फाई एन इज 1. अब आप देखो 3 आपको प्रिमिटिव रूट मिल जाएगा. आप बाय डेफिनेशन इसको चेक कर लेना. ठीक है, मैं और रूट्स बता देती हूँ. हाँ, तो जीसीडी ऑफ, अब आप 3 की पावर रेज कीजिए. तो सबसे पहले तो 5 of 17 देखिए क्या है. 5 of 17 आपको गिवन है 16. ठीक है, 3 की पावर्स रेज रेज करो जिनका जीसीडी 16 के साथ बना जाए. एक तो 3 रेज टू द पावर 1, फिर 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 7, 3 raised to the power 9, 3 raised to the power 11, 3 raised to the power 13 and 3 raised to the power 15. यही होंगे. ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लो. अब इनको सॉल्व कर ले. ये क्या है? 3. ये 27 को जब 10 से 17 से डिवाइड करेंगे तो 10, 5, 11, 14, 7, 12 एंड 6. ये सारे के सारे आपको प्रिमिटिव रूट्स मिल जाएंगे. अब देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. अब पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या कहता है? 2 इज प्रिमिटिव रूट. नहीं, 2 प्रिमिटिव रूट नहीं आया. अगर ए प्रिमिटिव रूट है तो ए स्क्वायर इज नॉट नेसेसरली. ठीक है, ये वाला भी कैसे? 3 आपको प्रिमिटिव रूट दिखेगा. 3 प्रिमिटिव है, बट जो 3 स्क्वायर 9 है इज नॉट प्रिमिटिव. नॉट प्रिमिटिव, तो यही बोला गया हमें कि अगर ए प्रिमिटिव है तो ए स्क्वायर का प्रिमिटिव होना जरूरी नहीं है. तो सेकंड करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्या कहता है? अगर ए और बी प्रिमिटिव है तो ए बी इज प्रिमिटिव रूट. तो देख लीजिए, 3 भी आपको प्रिमिटिव, 3 प्रिमिटिव रूट है, 5 प्रिमिटिव रूट है, 15 प्रिमिटिव रूट नहीं है. तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है कि जितने भी प्रिमिटिव रूट्स है ना उनको प्रोडक्ट कर लो. प्रोडक्ट करने के बाद वो आपका मन 1 mod 17 आएगा. तो ये देख लेते हैं, सभी का प्रोडक्ट कर लेते हैं. 3, 10, 5, 11, 14, 7, 12 एंड 6 मोड 17. पेयरिंग बना लें अगर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. 3 into 6, 10 into 12, 5 into 7, 11 into 14 मोड 17. ये क्या है? 1 mod 17. ये 1 mod 17, ये भी 1 mod 17, ये भी 1 mod 17. तो ओवरऑल क्या आया? 1 mod 17 आ गया. 1 mod 17 आया. तो यही हमारी स्टेटमेंट बोली कि जब आप सारे प्रिमिटिव रूट्स का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको 1 mod 17 देगा. तो ये हमारा करेक्ट हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मेनी जनरेटर्स डज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36। अगर आपके पास 36 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कितने जनरेटर्स होंगे, तो 536। 536 इज 12, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए जी, आपको कोई एक ग्रुप दे दिया गया है जिसका ऑर्डर है 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है। जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। जी के पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर 3 का। तो देखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी आपको गिवन है 24, दैट इज 2³ × 3। अब देखिए 2³ हमारा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 से एच। हमने एक सब ग्रुप मान लिया जिसका ऑर्डर 8 है, तो इंडेक्स क्या है, 24/8 इज 3। मतलब एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका इंडेक्स 3 है, और जो ऑर्डर ऑफ जी है वो हमारा 3 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता। अगर आपके पास कोई एक जी गिवन है जिसके पास किसी एन इंडेक्स का सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और ऑर्डर ऑफ जी उस एन फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता, देन जी इज नॉट सिंपल बाय इंडेक्स थ्योरम। इंडेक्स थ्योरम ने कहा नहीं एग्जिस्ट करता। अब अगर नहीं करता तो ऑब्वियस सिंपल नहीं है। जी सिंपल नहीं है। सिंपल अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन तो हो गया हमारा करेक्ट। और नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है हमसे, तो ऑर्डर 24, तो अगर S4 ले लें, 4 फैक्टोरियल है, इट डज नॉट हैव अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इसके पास ऑर्डर 3 का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। देयर एग्जिस्ट, थर्ड कहता है देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एक इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर एग्जिस्ट करे तो देखते हैं इंजेक्टिव। लेट, अगर हम जी को कंसीडर कर लें Z24, तो हमें एक मैपिंग जी से S8 पर डिफाइन करनी है। मतलब मैपिंग हमें Z24 से S8 पर करनी है। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स जो कर्नल है वो आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। FTH क्या कहती है कि Z24 बाय कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज ऑफ दिस विच इज सब ग्रुप ऑफ एसेट। कर्नल इज आइडेंटिटी, मतलब Z24 इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ Z24 विच इज सब ग्रुप ऑफ एसेट। S8 में Z24 जैसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to S8, दैट्स व्हाई इसका थर्ड ऑप्शन भी हो जाता है इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि G हैज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। G के पास इंडेक्स 4 का सब ग्रुप हो, मतलब इसके पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 6 होगा। तो आप 24 ऑर्डर का जब जनरली उसको एनालाइज करेंगे तो आपको ये फील होगा कि उसके पास 6 ऑर्डर का हमेशा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर
24 always have a subgroup of ऑर्डर 6। अगर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो 4 इंडेक्स का भी होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट एस, हमें एक ऐसे डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइंड किया गया है? इज द कलेक्शन ऑफ एन वेयर एन लाइज बिटवीन 1 to 999, 3 डिवाइड्स एन और 37 डिवाइड्स एन। मतलब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर भी और 37 से डिवाइड होने वाले नंबर भी, उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो आपका एस बनता है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन एस सी, इसमें कितने इंटीजर्स आएंगे, एस कॉम्प्लीमेंट में कितने आएंगे? टोटल आपके पास 999 नंबर्स हैं। अगर आपने एस की कार्डिनैलिटी फाइंड कर ली तो उसमें से आप 999 में से कार्डिनैलिटी ऑफ एस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास एस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आप देखिए आपको क्या बोला गया, 1 to 999 तक उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब आपको ये पता है कि आपने 1 से स्टार्ट किया 999 तक, कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे, तो टोटल आपके पास आ गए 333। इसको दे दिया A1 नाम। मतलब A1 एक सेट बनाया जिसमें मैंने उन सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जो 3 से डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर A1 इज n belongs to S such that 3 divides n. So cardinality of A1 is 333। ठीक है, अब मैं A2 डिफाइन कर देती हूँ। A2 मान लेती हूँ n belongs to S such that 37 divides n। उन सभी n का कलेक्शन है जिनको 37 डिवाइड करता है। तो इसका भी सेम वही 999 बाय 37, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास आ जाएगा 27। अब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो A1 में भी होंगे और जो A2 में भी होंगे, दोनों में होंगे। तो अब कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। कॉमन पार्ट में क्या होगा, तो वो उन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड हो रहे होंगे। A1 इंटरसेक्शन A2, मतलब n बिलोंग्स टू S सच दैट 3 डिवाइड्स n एंड 337 डिवाइड्स n, दोनों डिवाइड कर रहे हो तो उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो रहे होंगे, तो 9 आ जाएंगे। मतलब इन दोनों में 9 हमारे कॉमन एलिमेंट भी हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगी, A1 में आने वाले एलिमेंट, A2 में आने वाले एलिमेंट और उन दोनों इंटरसेक्शन में आने वाले एलिमेंट। टोटल क्या हो जाएगा 351। एस में टोटल 351 एलिमेंट हैं, तो एस कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे, 999 माइनस 351 इज 648। आपके पास एस कॉम्प्लीमेंट में टोटल 648 एलिमेंट्स। तो ये सेशन हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।